Hello, students. Welcome back to the lecture on approaches of comparative politics, यानी कि तुलनात्मक राजनीति के उपागमों पर जो लेक्चर चल रहा है उसमें आप सबका फिर से स्वागत है। हमारे पिछले लेक्चर में हमने ट्रेडिशनल और मॉडर्न यानी कि परंपरागत और आधुनिक उपागमों के मध्य जो अंतर है उसका अध्ययन किया था और हमने दो मुख्य परंपरागत उपागमों का भी अध्ययन किया था। And we had also studied the two major approaches in our previous lectures. Those were the philosophical approach and the historical approach. यानी जिन दो प्रमुख उपागमों का अध्ययन किया था उनमें से पहला है दार्शनिक और दूसरा था ऐतिहासिक उपागम। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है संस्थात्मक उपागम यानी कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। This approach stresses on the study of the formal structures of a political organizations like legislature, executive and judiciary. यह उपागम राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर जोर देता है, जैसे कि इस उपागम के अंतर्गत हम विभिन्न कार्यपालिकाओं, विभिन्न व्यवस्थापिकाओं और विभिन्न न्यायपालिकाओं का अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, कंपैरेटिव स्टडी की जाती है, क्योंकि ये संस्थाएं भले ही सिद्धांत में एक जैसी लगती हों, परंतु जब ये कार्य करती हैं तो इनके कार्य करने का तरीका बदल जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ पार्टी सिस्टम एज द फोर्थ एस्टेट। इस उपागम के तहत हम दलीय व्यवस्था का भी अध्ययन करते हैं, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड प्रेशर ग्रुप्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। इसके तहत हम दबाव समूह और हित समूहों का भी अध्ययन करते हैं। The writers associated with this approach include जिन विचारकों को हम इस उपागम में गिनते हैं उनमें से मुख्य हैं वॉल्टर बेगीहॉट, F.A. ऑक, W.B. मुनरो, हर्मन फाइनर, हेरोल्ड जे लास्की, रिचर्ड न्यूस्टैट, C.F. स्ट्रॉन्ग, बर्नार्ड क्रिक, जेम्स ब्राइस, हैरोल्ड जिंग, मॉरिस ड्यूवर्जर और जियोवानी सार्टोरी। इसका क्रिटिसिज्म इस बात पे किया जाता है कि इट इज अ वेरी नैरो अप्रोच। इसकी आलोचना मुख्यतः इस बात पे की जाती है कि ये बहुत संकीर्ण उपागम है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस यानी कि संस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं, बाकी सारे पहलुओं को नजरअंदाज यानी कि इग्नोर किया जा रहा है। इट इग्नोर्स द रोल्स ऑफ इंडिविजुअल्स। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर व्यक्तियों की भूमिका को नजरअंदाज किया जा रहा है, और आप सब जानते हैं कि ये संस्थाएं या ये इंस्टीट्यूशंस अपने आप काम नहीं करते हैं, बल्कि इनमें व्यक्ति होते हैं यानी कि इंडिविजुअल्स होते हैं जो इन संस्थाओं को चलाते हैं। ऑल्सो देर इज वेरिएशंस इन द व्यूज ऑफ स्कॉलर्स। और ये जितने भी विचारकों के नाम हमने इस उपागम के साथ जोड़े हैं, सबके विचारों में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। इसलिए इस उपागम की इतनी आलोचना की जाती है। फिर उसके बाद आता है लीगल अप्रोच यानी कि वैधानिक उपागम। इट इज ऑल्सो नोन एज जुरिडिशियल अप्रोच। इसको जुरिडिशियल अप्रोच को वैसे देखा जाए तो हिंदी में भी वैधानिक ही कहा जाएगा। Here, the study of politics is mixed with legal processes and institutions. यहाँ पर राजनीति के अध्ययन को वैधानिक प्रक्रियाओं और वैधानिक संस्थाओं के अध्ययन से जोड़ा जाता है। It views the state as the maintainer of an effective and equitable system of law and order. यह उपागम राज्य को समाज में न्याय व्यवस्था स्थापित करने वाले के रूप में देखता है। Matters relating to the organization, jurisdiction and independence of judicial institutions are studied under it. इस उपागम में हम मुख्य तौर पर न्यायिक संस्थाओं के संगठन, उनके क्षेत्राधिकार, उनकी स्वतंत्रता एवं वे किस प्रकार से कार्य करते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। The thinkers associated with this kind of approach
आर। इस उपागम के साथ हम जिन विद्वानों का नाम जोड़ते हैं वे हैं सिसेरो, डाइसी, बोदा, हुगो ग्रोशियस, हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन, सैविनी और सर हेनरी मेन। इसका भी इस उपागम का जिसे हम कहते हैं आलोचना फिर से इसी बात के लिए की जाती है कि यहाँ पर हम सिर्फ वैधानिक संस्थाओं का ही अध्ययन कर रहे हैं, बाकी समाज की जो दूसरे पहलू हैं जैसे कि ऐतिहासिक पहलू, आर्थिक पहलू, सांस्कृतिक पहलू, उन सबको यहाँ पर महत्वता नहीं दी जा रही। It is criticized again for being too narrow, as it ignores the other social realities like economic problems, cultural problems, historical problems, and so on. It has reduced every aspect of political system to a judicial entity. इनके हिसाब से हर राजनीतिक राजनीतिक व्यवस्था के हर पहलू को हम सिर्फ और सिर्फ न्यायिक प्रक्रियाओं के साथ जोड़कर अध्ययन कर सकते हैं, अन्यथा उनका अध्ययन करना बहुत मुश्किल है। यह उपागम यही कहता है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है कि यह आंशिक है, यह संकीर्ण है, इट इज पार्शियल एंड इट इज नैरो। चलिए, तो अब जैसे हम कहें परंपरागत उपागमों के अध्ययन करने के पश्चात हम अब आधुनिक उपागमों के अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। After completing our study on traditional approaches, we now head to the modern approaches. Modern approaches are marked by empirical investigation of relevant data. आधुनिक उपागमों में हम संबंधित या हम जिसे कहें empirical investigation of relevant data यानी कि संदर्भित जानकारियों का आनुभविक विश्लेषण करते हैं। They have arisen from the realization that a search for a fuller integration was not thought of or even hinted at by the political scientists belonging to the older order. And for this reason, the positivism of this science was not dreamt as posing a challenge to the already age-worn methods of study and approach. फ्रैंक ठाकुरदास का ये कहना है कि जो पुरातन उपागम हुआ करते थे या जो परंपरागत उपागम हुआ करते थे, उन्होंने कभी भी एक समग्र अध्ययन के विषय में नहीं सोचा। कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम राजनीति को समाज के साथ या समाज के विभिन्न पहलुओं के साथ जोड़कर एक राजनीतिक समस्या का अध्ययन करें। इसलिए यह जो एक सकारात्मकता है, ये जो पॉजिटिविज्म है, देखिए राजनीति विज्ञान में या सामाजिक विज्ञान में पॉजिटिविज्म या सकारात्मकता उसे कहते हैं जब हम अपने अध्ययन को बहुत ज़्यादा साइंटिफिक या वैज्ञानिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए फ्रैंक ठाकुरदास का ये मानना है कि क्योंकि कभी किसी राजनीतिक समस्या या किसी राजनीतिक सिद्धांत को उसकी समग्रता यानी कि इंटेग्रिटी में पढ़ने की कोशिश ही नहीं की गई, इसलिए ये जो पॉजिटिविज्म या ये जो हम कहें एक साइंस का एलिमेंट, ये जो सकारात्मकता, एक वैज्ञानिकता आधुनिक राजनीति विज्ञान में आई, इसने या इसको कभी भी पुरातन विधाओं के प्रति चुनौती के रूप में नहीं देखा गया। तो सबसे पहला उपागम जो इस श्रृंखला में आता है वह है समाजशास्त्रीय उपागम यानी कि सोशियोलॉजिकल अप्रोच। This approach views the state as more of a social rather than a political institution. यह जो उपागम है यह राज्य को राजनीतिक संस्था के रूप में नहीं परंतु एक सामाजिक संस्था के रूप में देखता है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य देखा जाए तो एक समाज का या जिसे हम कहें एक वृहद समाज का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम राज्य कहते हैं। और we can say that the state is a smaller component of a bigger entity which is known as the society.
Social context is necessary for understanding and explanation of the political behavior of the individuals. यह उपागम कहता है कि एक व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए और उसका वर्णन करने के लिए उसका सामाजिक संदर्भ समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर हम इसका उदाहरण देखें तो जिसमें सबसे ज़्यादा रेलेवेंट या सबसे ज़्यादा जो उदाहरण कोट किया जाता है वो है मतदान व्यवहार यानी कि वोटिंग बिहेवियर का। मतदान व्यवहार सदैव बदलता रहता है, वोटिंग बिहेवियर हमेशा बदलता रहता है और उस बदलाव की वजह सामाजिक परिस्थितियां ज़्यादा मानी गई हैं बजाय राजनीतिक परिस्थितियों के। The emphasis is on the role of political socialization और political culture. इस उपागम के तहत राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृति की अवधारणाओं पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। यानी कि हम जब भी किसी राजनीतिक समस्या का अध्ययन करते हैं तो उसका अध्ययन राजनीतिक समाजीकरण की दृष्टि से या राजनीतिक संस्कृति की दृष्टि से किया जाता है। इसके साथ जो विचारक जुड़े हैं या जो थिंकर्स एसोसिएटेड हैं वो है मैकआइवर, डेविड ईस्टन, गैब्रियल ए आर्मंड, ऑगस्टस कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, रैन्सनहोफर, वेबर, पार्सन्स और मर्टन। जो इसके बाद जो अगला मुख्य उपागम आता है वह मनोवैज्ञानिक उपागम है यानी कि साइकोलॉजिकल अप्रोच इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच अंडर द हेडिंग ऑफ मॉडर्न अप्रोचेस. This was inspired by famous psychologists like Sigmund Freud, Carl Jung, Eysenck and McDougall. यह उपागम बेसिकली प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों से प्रेरित है जिनमें सिगमंड फ्रॉड, कार्ल जंग, आइसेंक और मैकडूगल प्रमुख माने जाते हैं. The study of politics has been made so as to display the role of emotions, habits, sentiments, instincts, ego. यह उपागम मानता है कि राजनीति में भावनाओं का, आदतों का, हमारे विचारों का, हमारी प्रवृत्तियों का और हमारे ईगो यानी कि हमारे अहंकार का जो रोल है या इन सब की जो भूमिका है वह निर्णायक होती है बजाय सामाजिक, आर्थिक या अन्य प्रकार की कारणों के. द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इज सेंट्रल टू दिस अप्रोच. यह उपागम बेसिकली शक्ति और शक्ति से संबंधित जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं या जितने भी शक्ति संबंध हैं या पावर इक्वेशंस हैं या जैसे हम कहते हैं शक्ति के समीकरण, शक्तियों के समीकरण पर आधारित हैं. यानी कि राजनीति को सदैव शक्ति के दृष्टिकोण से, शक्ति के संबंधों के दृष्टिकोण से या शक्ति के समीकरणों के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए. According to this approach, politics should be studied according to the relationship of power, or we can say the equations of power that exist at a particular time. जिन मुख्य विचारकों का नाम इस उपागम के साथ जोड़ा जाता है और we can say the thinkers which are basically associated with this approach are Graham Wallas, Charles Merriam, Harold de Lasswell, Robert A. Dahl, and Eric Fromm. So students, in our next lecture, we will continue with the rest of the modern approaches of comparative politics. हम अपने अगले लेक्चर में बाकी के उपागमों का अध्ययन करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. Thank you so much.